तो चलिए आज हमारी गद्यांश की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम देखने वाले हैं गद्यांश 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया है गद्यांश में। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। वह सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गद्यांश के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को किस तरह से छांटा जाता है। तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तरों को छांटने के लिए केवल 2 नियमों का पालन करना होगा, जिनके माध्यम से आप गद्यांश के प्रश्नों को बहुत आसानी से छांट सकते हैं। पहला रूल है, इसके 3 चरण हैं, और जो दूसरा रूल है वो पहले का ही संक्षिप्त रूप है, हालांकि अलग से नहीं है। तो पहले रूल में आपको क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले जल्दी आपको गद्यांश एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर नज़र डालना है। और तीसरा स्टेप है, जो प्रश्न आपने पढ़े थे उसको ध्यान में रखते हुए गद्यांश को पुनः पढ़ें, और जहाँ पर आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर हो सकता है वहाँ प्रश्न के उत्तर को रेखांकित करते चले जाएं, जिससे आप बहुत ही आसानी से प्रश्न के उत्तर पर पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए, दूसरा तरीका होगा इसी का संक्षिप्त रूप। मान लीजिए आपके पास कम समय है, तो आप क्या करें, गद्यांश को बिना पढ़े सबसे पहले गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ें, और गद्यांश के प्रश्नों को पढ़कर उसके बाद में प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए गद्यांश को पढ़ें, और जो भी आंसर संभव हो उन पर रेखांकित करते चलें, जिससे आप प्रश्नों के उत्तरों पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं गद्यांश 4। गद्यांश 4 में दिया है, ध्यान से पढ़ना है, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से हो जाती है। अगर आपको सौंदर्य परखना है तो अनेक प्रकार हैं जिनसे आप सौंदर्य की परख कर सकते हैं। एक तो है बाह्य सौंदर्य की परख। कौन सा सौंदर्य है, बाह्य सौंदर्य की परख। अगर आपको बाह्य सौंदर्य की परख करना है, समझना है, तो उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। किसी भी व्यक्ति की अगर बाहरी आपको सौंदर्य की परख करना है तो उसे समझना बहुत आसान है। जब रूप के साथ, ध्यान से पढ़िएगा, जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा जो बाह्य सौंदर्य है उसकी परख समझना और उसकी जो अभिव्यक्ति है करना क्या है, सरल है। लेकिन जब जो व्यक्ति है उसके रूप के साथ उसका चरित्र भी शामिल हो जाता है, क्या हो जाता है, रूप के साथ चरित्र भी शामिल हो जाता है, तो रसास्वादन की क्या होती है, अनुभूति होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है, यहाँ पर देखिए, एक वस्तु है वो सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती। ये लाइन आपको पढ़ने वाली है, समझने वाले हैं। जो सुंदर वस्तु होती है वह क्या करती है, केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, यानी सुंदर वस्तुएं हमेशा इंद्रियों को संतुष्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं भी एक बहुत सुंदर सा मंदिर देखा, जैसे ही आपने सुंदर सा मंदिर देखा तो आपको लगेगा, एकदम मन में आएगा, हाँ बहुत अच्छा मंदिर है। लेकिन इससे आगे पढ़ते हैं, और मनोहरता क्या होती है, तो सुंदरता का मतलब आपने उसकी बाहरी बनावट देखी और आपको अच्छा लगा तो आपने कह दिया कि मंदिर बहुत सुंदर है। लेकिन इसका मतलब मनोहर का मतलब क्या होता है, अब उसमें मान लीजिए जो मंदिर है उसमें क्या होते हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, यानी मंदिर की सुंदरता भी बहुत अच्छी है और उसके साथ में बहुत अच्छे भजन कीर्तन चल रहे हैं, या फिर मान लीजिए वहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं, जिससे आपका मन क्या हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, चित्त एकदम कैसा होता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं मनोहरता। क्या कहते हैं, मनोहरता। तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं, वस्तु सुंदर केवल इंद्रियों से, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी क्या कर देती है, आनंदित कर देती है। अगर मंदिर देखा तब तो आपकी क्या है, यानी आपकी जो इंद्रियां हैं उन्हें संतुष्ट करती है, लेकिन उसमें साथ साथ मंदिर सुंदर है, उसके साथ साथ अगर उसमें क्या है, भजन कीर्तन है, तो आपका जो मन है वो भी, अर्थात चित्त है वो भी कैसा हो जाएगा, आनंदित। तो आपको वो वस्तु कैसी, सुंदरता के साथ साथ मनोहर भी लगने लगते हैं। आगे जैसे यहाँ पर दिया है उदाहरण, इस दृष्टि से कवि जयदेव का जो बसंत चित्रण है वह क्या है, तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, और इनका जो बसंत चित्रण है वह कैसा है, सुंदर, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। बसंत चित्रण में क्या है, चरित्र की प्रधानता है,
सुंदर शब्द संकीर्ण है। कैसा है? संकीर्ण, अपने आप में संक्षिप्त है, छोटा है। जबकि जो मनोहर शब्द है, क्या है? जो मनोहर शब्द है व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारणतः वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। चलिए अब इसके प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर पहला दिया है, सौंदर्य की परख की जाती है, किससे की जाती है? आनंद की मात्रा के आधार पर। दूसरा है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। ध्यान से देखिए, सौंदर्य की परख किसके आधार पर होती है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। देखिए गद्यांश में आप देख सकते हैं। गद्यांश में आप कहाँ देख सकते हैं? देखिए, तो सौंदर्य की परख क्या है? समझना, उसके यहाँ से देखा चरित्र से, उसके बाद में आपने देखा जो सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। किसको? इंद्रियों को। तो इसी का प्रश्न ये उत्तर है पहले का। यानी जो हम बात कर रहे हैं सौंदर्य की परख किसके आधार पर? इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर की जाती है। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 दिया है, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है, कब होता है? तो पहला ऑप्शन है चरित्र स्पर्शी रूप से, चित्त के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्ति से, इंद्रिय सुख मात्र से। इंद्रिय सुख मात्र से तो सौंदर्य का, किसका? सौंदर्य की परख होती है। जबकि चित्त आनंद से किसका होता है? और चरित्र स्पर्शी रूप से, और हमारा थर्ड ऑप्शन था सौंदर्य अभिव्यक्ति से। तो ऊपर बढ़ेंगे आप तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे संतुष्ट होती है। यहाँ पर मनोहर वस्तु चित्त को भी क्या कर देती है? आनंदित। क्या कर देती है? चित्त को भी आनंदित कर देती है। तो यहाँ पर जो चित्त है, चित्त के आनंद से। रसास्वादन की अनुभूति किससे होती है? चित्त के आनंद से। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जयदेव कवि का बसंत चित्रण कैसा है? सुंदर है पर मनोहर नहीं है, क्योंकि यह इंद्रिय सुखदायक है। इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। यह चित्त को आनंदित नहीं करता। इसमें अनुभूति नहीं है। इसमें अनुभूति नहीं है। तो आपने देखा, जो चीज़ अगर सुंदर होती है तो वो क्या करती है? इंद्रिय सुखदायक होती है। क्या होती है? इंद्रिय सुखदायक होती है, यानी इंद्रियों को संतुष्ट करती है। क्या करती है? इंद्रियों को संतुष्ट करती है। और तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यह इंद्रिय सुखदायक है। कैसा है? इंद्रिय सुखदायक, यानी इंद्रियों को संतुष्ट करती है। अगला प्रश्न नंबर 4, कालिदास का प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, उसका चरित्र प्रमुखता, उसकी मनोहरता। तो इसका राइट आंसर होगा उसकी मनोहरता। कालिदास के में क्या है? जो प्रकृति का चित्रण है वो मनोहरता दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो आपने पढ़ा था। देखिए, जो हमारे पास शीर्षक एक बार नज़र डाल लेते हैं। शीर्षक आपको पता चल जाएगा यहाँ से। कहाँ से पता चलता है? इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण कैसा है? सुंदर है। और कालिदास का कैसा है? मनोहर। तो यहाँ पर जो दोनों का टकराव है वो सुंदर और मनोहर का है। किसका? सुंदर और मनोहर। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी सुंदरता बनाम मनोहरता। जो शीर्षक है सुंदरता बनाम मनोहरता, यानी यहाँ पर सुंदरता और मनोहरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये इस गद्यांश का शीर्षक है।